अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भली कार। अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मुल्क जो जेको सियासी मंज़रनामो आहे उहो कहिड़ो रुख़ अख़्तियार करणु वञे पियो। छाकाणि त ॾिसूं था त बानी PTI जेके आहिनि उन्हनि जे इलाज जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जो जेको फ़ैसिलो आयो उन खां पोइ जेका सूरत हाल जुड़ी आहे। हाणे हिकिड़े पासे हुकूमत नज़रसानी दरख़्वास्त दाख़िल कराई, पर जंहिं अंदाज़ सां उन दरख़्वास्त जी पोइवारी करणु खपे हा हुकूमत खे, उहा पोइवारी कंदे नज़र कोन पई अचे। ॿिए पासे तहरीक इंसाफ़ वारा काफ़ी एक्टिव नज़र अचनि पिया। अॼु तहरीक इंसाफ़ जे अॻवाननि जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जे रजिस्ट्रार सां वञी करे मुलाक़ात कई ऐं इस्तदा कई त उन्हनि जी जेका दरख़्वास्त आहे उन्हनि खे फौरी तौर ते ॿुधण लाइक़ु बणायो वञे, उनखे नंबर लॻायो वञे। उनखां पोइ मीडिया टॉक बि कई आहे लतीफ़ खोसा जेके ॿिया सीनियर अॻवान आहिनि। जॾहिं त उन सां गॾोगॾु असांखे सूरत हाल इहा बि नज़र अचे पई त अडियाला जेल मां वधी जेके 3 कैदी आहिनि उन्हनि बि अदालत सां राब्तो करे छॾियो आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त जीअं बानी PTI खे इंसाफ़ फ़राहम कयो पियो वञे या उन्हनि जो जीअं इलाजु करायो पियो वञे प्राइवेट हॉस्पिटल में, ईअं ई उन्हनि जो बि प्राइवेट अस्पताल में इलाजु करायो वञे। सो हीउ छा मामिलो आहे ऐं कहिड़ो रुख़ अख़्तियार कंदो। गॾोगॾु असीं ॾिसूं था त जेकी मुख़ालिफ़ धुर जूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि बि पंहिंजूं सरगर्मियूं वधाए छॾियूं आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेको वर्कर कन्वेंशन खे ख़िताबु कयो आहे उन जा जेकॾहिं पाण मुख़्तलिफ़ हिसा ॾिसूं था त उहे बि काफ़ी अहम आहिनि, जंहिंमें हू ताक़तवर इदारनि ते बि सख़्तु तनक़ीद कनि था, हुकूमत ते तनक़ीद कनि था त पार्लियामेंट खे जेको आहे सो मुकमल तौर ते मुख़्तलिफ़ क़ानून साज़ी में नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। सो मुख़ालिफ़ दौर जे पार्टियुनि जे इतिहाद जूं बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं थियूं। मौलाना फज़लुर रहमान साहब गुज़िरियल हफ़्ते तहरीक इंसाफ़ वारनि सां मुलाक़ात कई हुई ऐं पीपल्स पार्टी जे हवाले सां बि अहिड़ियूं ख़बरूं अचनि पियूं त जेकॾहिं सूबनि वारे मामले खे वधीक संजीदा अंदाज़ सां वरितो थो वञे त पीपल्स पार्टी जेके बि आइनी उहिदा आहिनि उहे बि छॾण लाइ तयारु थी वेंदी ऐं उन ते गौर वीचार थी रहियो आहे। उनखां पोइ इम्कान आहे त पीपल्स पार्टी बि जेको ही इतिहाद चयो पियो मुख़ालिफ़ दौर जो उनजो हिसो थी सघे थी। सो इहे मुख़्तलिफ़ मामला हूंदा, उहे कहिड़ो रुख़ अख़्तियार कनि पिया, छा थियणु वञे पियो ईंदड़ ॾींहंनि में। ऐं तहरीक इंसाफ़ जो ऐलान बि थियल आहे 27 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद ॾांहुं मार्च जो। उनखां पहिरियां रावलपिंडी में फ़ौज बि तलब कई वई आहे ऐं उहा 6 महीननि जे लाइ तलब कई वई आहे। उन जा मक़सद कहिड़ा आहिनि असीं उनखे बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि सियासत जे हवाले सां पाण जेकॾहिं ॾिसूं था उहे तेज़ थींदे असांखे नज़र अची रहिया आहिनि। ऐं जेका तौहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कई आहे तहरीक इंसाफ़ वारनि उन्हनि मुख़्तलिफ़ नाला त ॾिना आहिनि, पर जेके वफ़ाक़ी घरू वज़ीर आहिनि उन्हनि जो नालो नाहे ॾिनो वियो। माज़ी में पाण ॾिसूं था जॾहिं ख़ान साहब अञा जेल न विया हुआ त जॾहिं मौजूदा जेके घरू वज़ीर आहिनि नक़वी साहब उहे निगरान वज़ीर हुआ त उन ते तमामु घणी तनक़ीद थींदी हुई इमरान ख़ान जे तरफ़ां। उनखां पोइ PTI बि उन ते तनक़ीद कंदी हुई, पर हाणे उन पासे हिकिड़ो सॉफ्ट कार्नर असांखे नज़र अचे पियो थो। घरू वज़ीर खे तनक़ीद जो निशानो न पियो बणायो वञे ऐं ॿी जेका हुकूमती मशीनरी आहे वज़ीर आहिनि उन्हनि खे टारगेट कयो पियो वञे। सो उन जा सबब कहिड़ा आहिनि जेको तहरीक इंसाफ़ पंहिंजो टारगेट तब्दील कयो आहे। सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़ियेनिगार शाहिद हमीद साहब हींअर पेशावर मंझां असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। शाहिद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देख रहे हैं शाहिद हमीद साहब ये जो मामलात हैं, खान साहब के इलाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, तहरीक इंसाफ का तो ये कहना है कि ये तौहीन अदालत है। आज उनकी एक ख्वाहिश कहें या कोशिश थी कि दरख्वास्त लग जाए लेकिन नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से उन्होंने मुलाकात भी की है और तहरीक को तेज़ करने की भी बातें चल रही हैं। तो ये जो इकदाम था हुकूमत का, पहले तो आप इसको कैसे देखते हैं और अब आगे आपको क्या मंजरनामा सर नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया नसीर। देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि ये अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, तो अब इस पर जो भी फर्दर कार्रवाई होगी, जो भी मजीद मामलात होंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही डिसाइड करेगी। बिल्कुल। अब ये ठीक है कि PTI ने दरख्वास्त दी और उनकी कोशिश थी कि आज लग जाए और आज उस पर समाअत हो, और वो तो चाह रहे थे कि इस पर कंटेंट की कार्रवाई हो और शायद इसी हवाले से उन्होंने दरख्वास्त भी जमा करवाई हुई है। तो ये तो उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि वो इस दरख्वास्त को कब सुनती है और कब नहीं सुनती। सही। अब देखिए ना, अब ये अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को पूरी तौर पे सुनती है और इसमें कंटेंट की तरफ जाती है,
तो यू नो बेटर कि फिर इसमें तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी इसमें, उन्हें भी रगड़ा लग सकता है, जो मुतल्लिका हुकाम है उन्हें भी, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन तो है कि जिसमें हमें एक मुश्किल की घड़ी दिखाई दे रही है, बट ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके हवाले से इस दरखास्त को कब सुनती है और इस पे कब इस पे क्या कार्रवाई करती है। जी। और हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले पहले भी इस तरह की दरख्वास्तों से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठ जाते थे और कभी मायूसी होती थी, कभी उनके हक में फैसला आ जाता था, जैसे मखसूस नशस्तों वाला फैसला आ गया, इन्होंने भी शायद नहीं सोचा था। तो अब भी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें हैं और जो उनके रहनुमा कह रहे हैं कि तौहीन अदालत हो सकती है वज़ीर आज़म की, दूसरे जो अमलदार हैं उनकी, तो इस तरह की उम्मीद ये लगा कर बैठे। फैसला तो अदालत नहीं करना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस दरख्वास्त से कोई बड़ी खबर भी निकल सकती है? देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उम्मीद लगाना, ख्वाहिश का इजहार करना वो तो एक अलग बात है। आप किसी की ख्वाहिशात पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते, कोई उम्मीद बांधता है उस पर भी पाबंदी नहीं लग सकती, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, क्योंकि ये अहकाम सुप्रीम कोर्ट के थे और उन अहकाम पर अब गवर्नमेंट कहती है हमने तो अमल दरामद कर लिया, हम तो उसे ले आए बाहर, हमने उसका चेकअप भी करवा लिया और उनका जो चेकअप हुआ है उसमें वो उनके जो मामला है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा एज पर रूल्स हमने वापस ले गए हैं। अब ये कहते हैं कि नहीं जी, उन्होंने तो कहा कि 16 सितंबर तक रखना था और अल-शिफा में नहीं रखा, तो लिहाजा ये तो तौहीन है। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये तौहीन हुई है नहीं हुई, अहकाम पे अमल दरामद हो गया है नहीं हुआ। तो ये सारे मामला ऐसे हैं कि जिन पर मेरा नहीं ख्याल कि हम इस पोजीशन में हैं कि इस पर कोई तबसरा कर सकें। बिल्कुल, हम इस पर आ जाते हैं कि ये जो बला डील वाली खबरें चल रही हैं, इसको कैसे देखा जा रहा है, आप कैसे समझ रहे हैं कि खान साहब को ये रिलीफ मिलना? ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में वो प्राइवेट अस्पताल ना सही लेकिन सरकारी अस्पताल में भी दाखिल हो जाएं, या मोहसिन नकवी साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ का रवैया अब इदारों पर तनकीद करने की बजाय ज़्यादा फोकस वज़ीर आज़म और दूसरों पर करना, तौहीन अदालत की दरख्वास्त में नकवी साहब का नाम न लेना, तो इसको कुछ लोग लिंक कर रहे हैं कि शायद कुछ मामला तय हुए हैं या होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, नकवी साहब जो हैं वो यकीनन बड़े अहम वजीर भी हैं और जो इक़्तिदार के कारगर हैं उनमें इन भी हैं, और जो इक़्तिदार के मामलात में जो अहम लोग होते हैं उनके नज़दीक भी हैं। ये सारी बातें तो सबको पता हैं और नकवी साहब के साथ मोहब्बत का इजहार करना या अचानक उल्फत पैदा हो जाना ये भी हमें दिखाई दे रहा है। बैरिस्टर गौर साहब का ये कहना कि जो मुलाकातें हुई उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, वो भी हमारे सामने है। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन देखिए नसीर, इसमें दो बातें हैं। हम अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके मुताबिक उसे देखते हुए बात करते हैं। सही। एक बात तो ये है कि ये केसेस अदालतों में हैं और अदालतों ने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या केसों के मुताबिक क्या सजा देनी है, क्या फैसले करने हैं, बेल देनी है। लेकिन बड़ा सवाल तो शायद साहब ये भी है ना कि अदालतें कितनी आज़ाद खुद मुख्तियार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी तारीख भरी पड़ी है ना, जब रिलीफ देना होता है तो किस तरह के फैसले आते हैं हम सब जानते हैं। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो या तो अदालत ने फैसला करना है। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, अगर सुन लेते तो आप क्लियर हो जाते। अच्छा। एक तो इसका पहलू ये है, दूसरा इसका पहलू ये है कि हमारे यहाँ जो मामलात हैं वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल होते हैं। तो जो सेटलमेंट है वो तो आउट ऑफ कोर्ट होती है। तो अब आउट ऑफ कोर्ट अगर आप सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात रहेंगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मुश्किलात कम हो जाएंगी, क्योंकि मामलात जो हैं जहाँ पे तय होते हैं, जिन लोगों के साथ तय होते हैं, जिन दरवाजों से गुजर के जाया जाता है अंदर और फिर मामलात को डील किया जाता है, आपको वो लोग वो वक्त और जमाना भी याद होगा कि जब एक कॉल आई तो स्टेज छोड़ के लोग भाग गए थे कि हमें वहां से कॉल आ गई है। तो वो सारी चीजें तो हमारे ज़हन में हैं और हमारे सामने हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो भी मामलात हैं वो इन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ेगी, और जब इनके आउट ऑफ कोर्ट रहते हुए मामला सेटल हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर इन्हें सब हरा हरा दिखाई देगा। फिर फैसले भी शायद इनकी मर्जी के मुताबिक आने शुरू हो जाएं और मामलात भी बेहतरी की तरफ इनके मुताबिक जाने शुरू हो जाएं, लेकिन इसके लिए इन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और इसमें मैं नसीब दो लोगों का नाम खसूसी तौर पे लूंगा। एक तो बैरिस्टर गौर साहब हैं और एक बैरिस्टर सैफ साहब है, मोहम्मद अली सैफ साहब।
जी। तो ये वो लोग हैं कि जो मीडिएशन के हवाले से इनका किरदार है और ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और जो मामलात में हमें कहीं बेहतरी दिखाई देती है तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं की वजह से है, क्योंकि बाकी तो सारे जो है वो इस अंदाज में सियासत कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कसम खाई हो कि उन्होंने खान साहब को सारी उम्र अंदर ही रहने देना है जेल में। सही। तो वो तो उनकी तो सियासत हमें इस अंदाज की दिखाई दे रही है। अच्छा शाह साहब, अगर बात करें बिल्कुल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के, तो यही मामला पाकिस्तान की सियासत में अक्सर ऐसा ही होता आ रहा है, आया है। तो अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके असरात हम कैसे देखेंगे? ये जो एक है कि अभी जिस तरह पहले तनकीद होती थी, बाहर से जो बैठे लोग होते थे तहरीक इंसाफ वाले, वो नहीं कर रहे, जिस तरह ताकतवर इदारों को टारगेट किया जा रहा था, जैसे माजी में मरियम साहिबा का ट्विटर भी खामोश हो गया था, तो इसी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि जो 27 सितंबर वाला मार्च है वो क्या तय करेगा? कि ये सारे अवामिल जो हैं इनको सामने रख के हम कह सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, उसका पता हो जाएगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है या नहीं। देखिए, वैसे अगर कुछ लोगों ने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पे अपनी दुकानें चलानी हैं और उन दुकानों की वजह से नुकसान पीटीआई के बानी चेयरमैन को पहुंचा, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई मंतक नहीं बनती, कोई अकल की और दलील की बात नहीं है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि मामलात को जब आप बातचीत के जरिए ही मामलात को आगे बढ़ाएंगे, और जब बातचीत शुरू होती है तो यकीनन उसमें फिर मामलात में आपको चेंज भी दिखाई देती है, नरमी भी आना शुरू हो जाती है। जहाँ तक ये बात है कि 27 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है, देखिए ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर एक चीज मौजूद तो है, और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा आपके सामने है। अली अमीन साहब जब निकलते थे तो एक हंगामाराई की पोजीशन तो बन जाती थी, और अब भी अगर ये निकलते हैं तो एक हंगामाराई की पोजीशन तो होगी। तो मेरे ख्याल में उससे बचने के लिए जो अच्छा रास्ता है, जो महफूज रास्ता है, वो बातचीत का ही है। बातचीत के जरिए मामला को बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं, और बातचीत के जरिए खान साहब को अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी सेटल हो सकते हैं। अगर उनका इलाज बैरून मुल्क मुमकिन है या ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है तो इवन दैट इज पॉसिबल। तो जाहिर है कि मामला तो इसी तरह चलते हैं, और हम कोई इंग्लैंड या अमेरिका में तो नहीं रह रहे, हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ तो मामला इसी तरह आगे बढ़ते हैं और इसी तरह आगे चलते हैं। अगर इस तरह न चलते तो खुद खान साहब की हुकूमत ने डॉक्टर साहिबा क्यों मियां साहब की रिपोर्ट पे दुरुस्त करा देती जो उनकी हेल्थ के हवाले से रिपोर्ट थी, जिसकी बेस पर फिर उन्हें बाहर भेजा गया। तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने हैं। तो मेरे ख्याल में इन्हें भी इन्हीं जो स्टेप पुटिंग्स है उन्हें उस पर चलना पड़ेगा और मामला को आगे ले जाना पड़ेगा। सही। अच्छा सर, फिर अगर देखा जाए फिर तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं उसका भी थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि खबरें बहुत चली कि अब अलीमा खान साहिबा का किरदार नहीं होगा या खान साहब ने इस तरह की इंस्ट्रक्शन दिए। खबरें ये भी चली कि सोहेल आफरीदी साहब के लिए भी सख्त अहकाम खान साहब ने दिए हैं, जुनैद अकबर साहब की भी कुर्सी जो है वो खतरे में है, और ये लॉन्ग मार्च उनके लिए बड़ा एक चैलेंज होगा। अगर ज़बरदस्त होता है तो ठीक, नहीं तो ये सब चले जाएंगे। इस तरह की खबरें बड़ी चल रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। आपसे समझना चाहेंगे क्या मामला हैं? खान साहब ने वाकई कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन दिए हैं बैन के हवाले से, सोहेल आफरीदी के हवाले से, जुनैद अकबर साहब के हवाले से? देखिए, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये कहना कि खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसकी तस्दीक कौन करेगा? देखिए, जो भी बाहर आकर बात करता है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो जाहिर है कि जब बात सेकंड और थर्ड हैंड होकर आप तक पहुंचती है तो वो तो कुछ की कुछ हो जाती है। तो अभी देखिए ना, इससे पहले वो सेनेटर साहिबा के हवाले से आ गया कि जी उसका तो नहीं कहा था, सोहेल अफरीदी के हवाले से भी बातें आ रही कि जी उनका तो उन्होंने नहीं कहा था। तो ये सारी बातें देखिए, ये तो खुद खान साहब आके तस्दीक या तस्दीक कर सकते हैं ना, और तो कोई नहीं कर सकता। और तो कोई कर रहा है तो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं, बैरिस्टर गौर कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बातें जो है ये चलती रहती है, सियासत का हिस्सा है। और फिर पीटीआई की जो सियासत है ये तो उसका खासा है कि आपस में मुझ तो गिरबां होते रहते हैं। तो ये सिलसिला कोई अनहोना नहीं है, कोई मुझे तो कोई अचंभे की बात इसमें नहीं दिखाई देती। ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते हैं, डिच करते हैं एक दूसरे को, और ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। सोहेल अफरीदी एक हकीकत के तौर पर वज़ीर आला के तौर पर मौजूद हैं, जुनैद अकबर जो है वो एक हकीकत के तौर पर पार्टी के सूबाई सदर के तौर पर मौजूद हैं, बैरिस्टर गौर को कमजोर कहा जाता है, नॉन पॉलिटिकल कहा जाता है, सो एंड सो, बट वो तो पार्टी के चेयरमैन के तौर पर मौजूद है। मामला तो वही आगे बढ़ा रहे हैं। बैरिस्टर साहब सबको खड़े लाइन लगा दिया गया, दीवार के साथ लगा दिया गया, मामला तो वो चला रहे हैं, मुलाकात तो उन्होंने की है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीजें हैं ये पीटीआई की सियासत का खासा है, जो ये इस तरह चलती रहेगी। सही।
अच्छा सर, फिर अब आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत के हवाले से। वर्कर कन्वेंशन जो उनका हुआ और उसमें जो उन्होंने तकरीर की, जिस तरह से इदारों के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, पार्लियामेंट की कमज़ोरी के हवाले से, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मौलाना साहब की सियासत पे मैं कैसे तबसरा कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो खुद एक पूरी यूनिवर्सिटी है, पीएचडी है सियासत में। उन पे तो शायद उन पर पीएचडीज होती होंगी और पोस्ट ग्रेजुएट होते होंगे। तो मौलाना साहब जो हैं वो जो बात करते हैं उसकी तय में कुछ और होता है, उसके पीछे पर्दा कुछ और चल रहा होता है और असल मामला कुछ और होते हैं। तो इस वक्त के मौलाना साहब जो अपोजिशन जमातें हैं, पीटीआई और जो दीगर जमातें उनके नजदीक हैं, उनके करीब हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने जो बात की है और उसके पीछे भी बहुत कुछ होगा। उसके पीछे भी ऐसी बातें होंगी कि जिनके हवाले से वो शायद वो किसी को पैगाम देना चाहते हो, किसी को मैसेज देना चाहते हो। तो मेरे ख्याल में थोड़ा इंतजार कर लें, खुद ब खुद बात हो जाएगा कि मौलाना साहब ने जो बात की है उसका मतलब क्या था, उसकी सूरत हाल क्या थी और वो चाहते क्या थे। बड़े नाला नजर आ रहे हैं ना काफी अरसे से, क्योंकि हम देख रहे हैं पीडीएम में जो भी थे अब इक्तदार में हैं, सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब के। तो एक नाराजगी की वजह आपको लगता है ये भी हो सकती है, या आने वाले दिनों में जिस तरह वो कह रहे थे कि अपोजिशन को यकजा करेंगे, कोई बड़ी अपोजिशन इत्तेहाद कोई बड़ा बनते हुए, या कोई तहरीक जैसे अदम एतमाद तहरीक खान साहब के हवाले से आई थी उसकी क़यादत भी तो मौलाना साहब कर रहे थे, इस तरह का कोई इम्कान है शहबाज शरीफ के अगेंस्ट कोई इस तरह का इत्तेहाद बने? देखिए, मौलाना साहब की जो नाराजगी है उसकी बड़ी वजह ये ही है क्योंकि मौलाना साहब जो हैं उनके बकौल उनके करीबी लोगों के उनके साथ जो वादे किए गए थे, जिस वक्त तहरीक एतमाद आ रही थी, जिस वक्त अली अमीन गंडापुर को हटाया गया था इक़्तिदार से, तो उनके साथ वादे किए गए थे। उन्हें कहा गया था कि हम जो है सूबे में जेवाई को हुकूमत देने जा रहे हैं, हम आपके भाई को वज़ीर आला बनाने जा रहे हैं। ये सारी बातें भी तो है ना। अब ज़ाहिर है कि मौलाना साहब को तो कुछ भी नहीं मिला, उल्टा इलेक्शन जो है, ठीक है कि इस वक्त वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, बट उल्टा इलेक्शन में तो सबसे ज्यादा यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी को नुकसान हुआ है तो मौलाना साहब को हुआ है, जिससे तो उनके लोगों को रगड़ा लगा है। तो मेरे ख्याल में ये जो मौलाना साहब का जो गुस्सा है ये बुनियादी तौर पे वही है। और जाहिर है कि अपोजिशन के साथ मिलना या अपोजिशन के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये उसी गुस्से का इजहार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद या 2 महीने बाद तहरीक चलती है तो क्या मौलाना साहब की एक्टिवली उसमें मौजूद होंगे, ये एक सवाल है। इसका जवाब शायद मैं ना दे सकूं, खुद मौलाना साहब ही जवाब देंगे। बिल्कुल, लेकिन शायद साहब जैसे मैंने कहा कि पीडीएम वाली सारी पार्टियां तकरीबन अभी इक्तदार में हैं, तो मौलाना साहब को क्यों मतलब फायदा वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, या काबिल कबूल क्यों नहीं? अगर हम समझना चाहें, केपी की गवर्नरशिप तो उनको मिल सकती थी और अगर हुकूमत चाहती या चाहने वाले चाहते तो बहुत कुछ मिल सकता था। मौलाना साहब को क्यों ये नहीं मिला? आपको सबब क्या लगते हैं इसके? देखिए, अगर इलेक्शन का जो सारा जो ब्लूप्रिंट है वो अगर मैंने बनाया होता तो फिर मैं आपको बता देता कि उन्हें यहाँ पर इक़्तिदार क्यों नहीं मिला। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने जो हमारे यहाँ तो जाहिर है कि फेयर इलेक्शन कभी भी नहीं हुए, इंजीनियर होते हैं। 1970 के अलावा कभी इलेक्शन नहीं हुए, 70 में हुए तो मुल्क 2 लाख हो गया। तो मेरे ख्याल में जिन्होंने भी उसका ब्लूप्रिंट बनाया है, खाका तैयार किया है, तो वो इस चीज पे समझ रहे थे कि यहाँ पे कम अज कम पीटीआई को एक सूबा जरूर मिलना चाहिए, ताकि उनका जो गम गुस्सा है, जो उनके जज्बात है, वो यहाँ पे डिफ्यूज होते रहे। तो वो मामला इसी तरह चल रहे हैं। और अगर यहाँ पे मौलाना साहब को मिल जाता तो आज मौलाना साहब गुस्से में न होते, पीटीआई ज्यादा शायद गुस्से में होती है, वो ज्यादा तकलीफ में भी होती, क्योंकि पीटीआई के पास कोई मोर्चा ना होता। अभी तक मोर्चा है और उन्हें अगर कोई और जय अमान नहीं मिलती तो खैबर पख्तूनख्वा तो है ही है। तो मेरे ख्याल में ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाहिद अमीन साहब जो तजियो अवांजे साम्हूं आहे, जेका सूरत हाल आहे, ॾिसूं था ईंदड़ ॾींहंनि में कहिड़ो रुख अख़्तियार करे थी, उन ते वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर हिते वक़्तु पियो मुख़्तसर ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं ऐं जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे, अदालतुनि जा जेके मामला आहिनि, नवां जेके इतिहाद ठहण जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में चऊं था भली कार, पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल, ख़ासि तौर ते
तहरीक इंसाफ़ जे बानी जे हवाले सां जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो उन जो इलाज कराइण जे हवाले सां आहे, उनखां पोइ जेका सूरत हाल पैदा थी आहे उनखे वधीक सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार आमिर खाकवाणी साहब हींअर वीडियो लिंक ते असां सां मौजूद आहिनि। खाकवाणी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे देख रहे हैं खाकवानी साहब, जो कुछ हुआ अदालती अहकामात थे खान साहब के इलाज के हवाले से, निजी अस्पताल का नाम भी अदालत ने लिया था, मेडिकल बोर्ड की बातें भी हुई थी, उसके बाद जो हुकूमत की तरफ से इकदाम उठाए गए, एक तो उस पर आप उसको कैसे देखते हैं, और जो तहरीक इंसाफ ने अपील ली है कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, आज फिर हमने देखा कि दरख्वास्त नहीं लगी तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी जाके मुलाकात की तहरीक इंसाफ वालों ने, तो इस दरख्वास्त का क्या बनते हुए आपको नज़र आ रहा है? इससे पहले बताइएगा कि हुकूमत का जो रवैया था, जो मौक़िफ़ है हुकूमत का, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो सच्ची बात है हुकूमत के इस रवैये पे खासी मायूसी हुई, और जो किया उन्होंने, ज़ाहिर है वो मुझे तो कोई इसकी वजह समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्यों नहीं माना गया। और शुरू से ही अब तो वो ये तावील कर रहे हैं ना, ये ले रहे हैं, एक आड़ ले रहे हैं कि वहाँ कारकुन जमा हो गए थे। कोई ऐसे इतने ज्यादा कारकुन जमा नहीं हुए थे। अगर पीटीआई की कारकुन तो कहीं पे भी जमा हो जाएंगे, उसमें क्या 2-4 लोगों से जब वो कि वहाँ पे लड़ने के फसाद करने आए हैं, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप मुसलसल कॉल अपने लीडरों कारकुनों को सब भी कह रही थी कि भाई इमरान खान की हेल्थ का मामला है, उनकी सेहत का मामला है, इससे पॉलिटिक्स नहीं करनी बिल्कुल भी, और जमा ना हो, अगर आए भी मतलब, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लोग देखने आ ही जाते हैं ना। ये कौन सी ऐसी बात है? इस पे तो जो भी सेलिब्रिटीज होती हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनकी एक अपनी फैनशिप होती है, तो बड़े ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उस पर क्या होता है कि उस पर क्या आप उनको वहाँ से महरूम कर दें, और मतलब कोई तुक नहीं बनती। अब उनकी फैमिली डॉक्टर को भी वहाँ लेके नहीं गया, उनको धोखा देके यहाँ बिठा दिया गया और फिर प्रेम जाके दिखा। मेरा ख्याल है ये सब चीजें ऐसी थी। अच्छा, एक जो चीज और हमने फील की, आप लोगों ने भी देखा होगा, जरा देख रहे हैं सब लोग, कि हुकूमत पैनिक हो गई, घबरा गई थी, बिल्कुल घबराने से भी ज्यादा बौखला गई थी। इनको लग रहा था पता क्या हो गया, अचानक हमारे हाथ से सब निकल गया है। तो ये बौखलाहट जो है ना, ये समझ से बाहर है। मेरी पार्लियामेंट में उतनी अक्सरियत है, सेनेट में अक्सरियत है, पंजाब असेंबली में, हर जगह जहां जाएंगे हुकूमतें हैं, मजबूत और ताकतवर हुकूमतें हैं, तो उनको जरा तहम्मुल से और एक मैच्योर बिहेव करना चाहिए। मैच्योर बिहेव नहीं कर सके उन्होंने। और अच्छा चले, मतलब मैं कहता हूँ पिम्स में भी इन्होंने दिखा दिया, तो वहां उनको एडमिट कर देते, 1-2 दिन उनकी ट्रीटमेंट हो जाने देते। अब आप भी जानते हैं, हम भी एज पेशेंट भी हम लोग अस्पतालों में जाते रहते हैं, डॉक्टरों में। ये तो नहीं ना कि डॉक्टर एक अंदर डाल के सिर्फ उसे ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, ये कर लिया, उसने मुकम्मल फिट है। भाई उनको जो रिपोर्ट्स पहले हॉस्पिटल जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, उसमें कहा गया था कि वाइटल ऑर्गन्स मुतासर हो रहे हैं, क्लॉट बना है ब्लड का, और उसमें एंजियोग्राफी का भी एक चांस था। तो ये तो चीज ऐसी नहीं है ना जो फौरी तौर पे क्लियर हो सके। तो ये तो नहीं किया गया, उनकी एंजियोग्राफी तो नहीं हुई ना उनकी, ज़ाहिर है। तो अगर पिम्स में ही अगर 1-2 दिन के लिए एडमिट कर लिए जाते और उनके जो दूसरे डॉक्टरों को भी, फैमिली डॉक्टर को भी एक्सेस दी जाती। फैमिली डॉक्टर वो कार्डियो डॉक्टर तो नहीं है, डॉक्टर फैसल सुल्तान, लेकिन ज़ाहिर है एक डॉक्टर है ना, तजर्बाकार प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और काबिल एतमाद आदमी है। वो डॉक्टरों से, कार्डियो को डॉक्टरों से, दूसरे डॉक्टरों से डिस्कस करते अपने पेशेंट की बिहाफ पे, तो ज्यादा बेहतर तौर पे ना एक कन्विंस होते हैं, चीजों क्रिस्टल होती। तो मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक लिहाज से तो बनती है कि इन्होंने अदालती की कार्रवाई, अदालती अहकामात को नहीं माना उन्होंने। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जिस हॉस्पिटल में लेके गए उसके हवाले से भी खाकवानी साहब ये खबरें चल रही हैं कि दिल के हवाले से जो वहाँ मशीनरी दरकार होती है वो भी नहीं थी, और उसके हवाले से वजीर आजम साहब ने खुद नोटिस लिया है और कोई कमेटी शामेटी बनाई है, तो दिल का तो चेकअप वगैरह हुआ ही नहीं पिम्स में, वो मशीनरी नहीं कुछ भी। ठीक, आपने बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो वही कह रहा था कि चलो कम से कम अगर एडमिट भी कर लेते ना, कि रात वहां पे रह के 1-2 दिन के लिए एडमिट कर लेते, तो चलो फिर होता है कि चलो आप एक तरीका होता है ना, आप कहेंगे जनाब वहाँ सिक्योरिटी रीजन है, ये है वो है, तो ये हम इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करेंगे, या चलो अगर आड़ लेते हैं जेल मैनुअल की ये वगैरह, जो भी कोई दलील बनाई जाए, चलो थोड़ा सा कोई ग्राउंड बन सकती थी कि चलो ठीक है जी हम यहाँ कराते हैं, और उनको कहते हैं पेशेंट के उनकी फैमिली को, डॉक्टरों आप जितने मर्जी डॉक्टरों को ले आए, हम उनको भी यहाँ पे यहाँ आ जाए, कराची से ले आए, आगा खान के ले आए, और जहाँ के डॉक्टरों को ले आए, मतलब एक जगह यहीं पर हम एडमिट यहीं करते हैं। आप अपने डॉक्टरों को भी दिखा दें, अपनी मर्जी की काबिल एतमाद डॉक्टरों को, वो भी चेक कर लें, चीजें कर लें, डॉक्टर का कंसल्ट कर लें, तो एक माकूल बात नजर आती ना, गुबांग साहब समझ आती है ना बात कि ठीक है जी, वहाँ उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे प्राइवेट अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं है, ये है, यहाँ हम यहाँ करा रहे हैं, लेकिन हम पेशेंट्स को और उसके लिए तमाम वो सहूलतें दे रहे हैं, तमाम तरतीबी सहूलतें, और उनको पूरा मौका दे रहे हैं कि हम भी अपने पेशेंट के लिए जो मर्जी कर सकते हैं आप करें, जिस डॉक्टर को ले आए, अपने अखराजात पे ले आए, जो भी एक बात कही जाती थी।
लेकिन जिस तरह उन्होंने किया वो तो बहुत ही शर्मनाक रवैया था। ठीक। और फौरी अच्छा, तौर पे जेल भेज जेल दिया और जेल ला का जैसे सर वो- आपने खुद हवाला दिया, तो हुकूमत बड़ा दलील ये दे रही है कि फिर इससे एक मिसाल बन जाएगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल हर मरीज कैदी चाहेगा। और आज ये भी खबर तो आई मिसाल तो कि बना चुके अडियाला हैं से ना। अडियाला से देखें गोपाल तीन साहब, तीन कैदियों ने दरख्वास्त दी है कि भाई हमें भी इस तरह की सहूलत दी जाए, वरना एक ही गोपाल साहब पाकिस्तान, दो पाकिस्तान देखें, हो जाएंगी। बात सुने गोपाल साहब, एक मिसाल तो ये मियां नवाज शरीफ साहब खुद कायम कर चुके हैं ना। कितने कैदियों को अपने प्लेटलेट के वो भेजना इलाज के लिए लंदन भेजा गया है। कितनी मिसालें मौजूद हैं। वो दलील मियां देते हैं साहब कि से पहले पहले कितनी सर्विसेज मिसालें हॉस्पिटल में थे, मियां साहब उसके के बाद भी गए वो तो बाहर। जितनी जिस तरह के प्रेसिडेंट वो बना चुके हैं उससे तो ये कम प्रेसिडेंट है ना। पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज कराने की बात तो नहीं हो रही थी ना। और देखें बात ये है 4 कि हफ्तों जेल के के लिए गए अंदर थे। भी आप देते हैं ना, आप और कैदियों कितने कैदियों को मुशक्ति दिए हुए हैं वहां पे, कितने कैदियों को अखबार मिलता है। आपने एक ये भी मैनुअल में जगह रखी होती है ना कि बी क्लास है, ए क्लास है, किसी कूलर दे रहे हैं और चीजें दे रहे हैं। बाकी कैदियों को हर कैदी को तो नहीं होती। सी क्लास कैदी को जो सहूलत होती है वो उसे उतनी नहीं मिली होती जितनी बी को मिली होती है। तो एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है और उस पे और बहरहाल अंदर से तो ये सब जानते हैं कि उन पे वो जो केसेस हैं वो मुबैना केसेस हैं, मशकूक केसेस हैं, कमजोर केसेस हैं। इनको तो सबको अच्छी तरह पता है ना। कहने को तो सजा याफ्ता जिसे मर्जी सजा दे दें पाकिस्तान में। यहाँ तो आपको पता ही है ना कि यहाँ सजाओं का क्या हाल तो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मतलब आप खुद सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों को अनडू करके शर्मिंदगी का इजहार करती है। भुट्टो साहब के केस के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया ना। सजा तो सुनेगी थी ना, और इतने 20-30 साल कौम को कहते रहे तो सजा दी गई थी, अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो बात यह है कि बहरहाल एक जमहूरी और अच्छी अखलाकी रवायात कायम नहीं की और मुस्लिम लीग नून ने, और ये सारा नून लीग ने किया। इससे पहले हो ही रहा था, कोई सख्ती होती थी पीटीआई पे तो नून लीग वाले इन्हें तासुर देते थे, पब्लिकली खुल कर ही कहते थे, तासुर देते हम नहीं करा रहे जी और लोग करा रहे हैं। सही। अब तो जो कराया इन्होंने ही किया है, तो इनको भी मतलब एक अफसोसनाक है। मैं यही कहूंगा कम से कम सियासतदानों को मुश्किल वक्त हर एक पे आता है। अच्छा, जैसे शुरू में आपने कहा कि नून लीग डर गई थी, तो इस डर की वजह क्या है? जैसे वो एक शेर है ना कि ये बेखुदी यूं ही नहीं गालिब कुछ तो है। तो इस डर की वजह के पीछे भी कोई पस मंजर है या हुकूमत को लगता है कि वाकई कोई मामला तय हो रहे हैं? वजह ये है गोपाल साहब, जब कोई पार्टी इलेक्शन जीत के ना आई हो, उससे सपोर्ट हासिल ना हो, अवामी सपोर्ट ही हासिल ना हो, न अवामी मकबूलियत हो, कोई अखलाकी बर्तरी ना हो। हाल ये है कि उनके अपने पार्टी के लाइज भी जब नाराज होते हैं वो यही शिकवा करते हैं, वो यही मुताना देते हैं कि आप तो 45 की हुकूमत है। तो ग्राउंड पे आपके पैर हैं ही नहीं। आप एक रेत पे खड़े हैं तो रेत जो नीचे पैरों को नीचे सिर होती है हवा के साथ ही, तो इसलिए कमजोर पोजीशन में है। और उनको लगता है कि जो लोग इनको लाए हैं या जिन ताकतवर हल्कों की, मुख्तलिफ हल्कों की इनको सपोर्ट रही है, या इनका लगता है कि वो उनको लगा कि शायद उन्होंने अपनी आंखें बदल ली हैं या बदल ली, इसलिए खौफजदा पैनिक हो गए ना। तो मतलब तो ऐसे हालात आपको भी लग रहे हैं कि हो रहे हैं? क्योंकि ये भी बड़ा चर्चा हो रहा है कि जो तोइन अदालत की दरख्वास्त पीटीआई की तरफ से आई है, नकवी साहब का नाम उसमें नहीं है, और लग ये रहा, ये तज्ज़िये हो रहे हैं कि नकवी साहब शायद पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। आज मैं देख रहा था अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी है बड़ी कि भाई ये पीटीआई के अंदर भी दायरे पे लोगों ने सवाल किया कि मोहसिन नकवी साहब का नाम क्यों नहीं है। तो बहरहाल अगर पीटीआई ने अगर ऐसा किया है तो कोई समझदारी का मुजाहरा, कहीं तो उनको अकल आई है, कोई तो समझदारी से पॉलिटिकल मूव किया नहीं। इससे पहले तो वो हमेशा अपना काम खराब ही कर रहे थे ना। मैं तो मतलब ये बात कई दफा कह चुका हूँ कि उनको चाहिए कि अपना ताल्लुक अपना बेहतर करें और रवैया अपना बेहतर करें, तो ताकि वो मुस्लिम लीग वो पीटीआई इससे पहले वही काम करती रही जो नून लीग चाहती थी। नून लीग चाहती ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के आमने सामने खड़ी रहे, उसमें नून लीग को फायदा है। तो अगर पीटीआई थोड़ा सा अगर मफाहमत वाली बात करती है, मॉडरेट बात करती है, और खामखा की ये जो कंपेन चलाते रहते हैं जो गलत होती है और वो स्टेट के खिलाफ भी चली जाती है कई दफा, अगर उससे गुरेज करके समझदारी से काम लें तो चीजें बेहतर हो जाएगी इनके लिए। मेरे तो ख्याल में करना चाहिए, खामखा लड़ाई क्या फायदा। तो अभी भी तो हम देख रहे हैं कि 27 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, पिंडी में फौज पहले से आ चुकी है। तो क्या लगता है अभी भी पीटीआई वाले समझदारी का मुजाहरा करेंगे, मफाहिमत की तरफ जाएंगे, या एजुटेशन बढ़ेगी और फिर खुदा न खास्ता की सूरत हाल खराब हो सकती है? अभी तो पूरा एक महीना पड़ा है उसमें। अभी देखे ना, अब आज तो 24 है, 27 सितंबर में एक महीने और 3-4 दिन पड़े हैं। तो इसमें काफी कुछ, जैसा कहते हैं ना, पुलों के नीचे से या पुलों के ऊपर से बहुत सारा पानी बह जाना है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन आप ये याद रखें, अगर लॉन्ग मार्च मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत को, यानी गवर्नमेंट को, सिर्फ हुकूमत को संभालना पड़ा
तो इनके पास की बात नहीं है। जितनी ये पैनिक अभी थोड़ी सी बात से हो गए हैं, इनकी पास की बात नहीं है कि लॉन्ग मार्च को संभाल सके। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि ये अगर उस वक्त की लॉन्ग मार्च माजी में भी इनके खिलाफ जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज काम नाकाम हुई है, तो उसमें वो हुकूमत का इतना बहादुरी और इतना अमल दखल नहीं था। तो जो नाकाम बनाते हैं उन्होंने बनाया। तो अब अगर ऐसा हुआ और इनको अपने तौर पे संभालना पड़ा, यहाँ ठीक है वो कहें कि जी हम तुम्हारा तो आप संभाले, अपने डील करें जो भी मामला करने। और ये जो फौज जो है वो तो वहां पे रहती ही, और वो हसास जगहों की हिफाजत के लिए होती है ना। ये तो नहीं ना कि वो आके जाके वहां पे केपी से किसी जुलूस को रोकेगी आके, ऐसा तो नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल के जाके कोई ये जो यूनिट्स हैं ये तो वैसे हिफाजत के लिए होते हैं, अपनी जो अहम अदारे हैं, हसास तनसीबात हैं चीजों के लिए। तो बहरहाल अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन उसके लिए चाहिए कुछ। देखे ना, अभी 2 दिन पहले, कल परसों किसी प्रोग्राम में मैं बात कर रहा था, वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की एक पेशकश की, इसके बाद फिर वो चुप हो जाते हैं, बल्कि उसके बाद 2-2 महीने गुम हो जाते हैं। भाई आपने मुज़ाकरात की एक बात की तो आप अगला कदम बढ़ाएं ना, एक मुज़ाकरात की कमेटी तश्कील दें, महमूद चौधरी साहब से आप फोन उठाएं, उनसे बात कर लें। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, अपोजिशन लीडर ने पूरा मैंडेट उनको तहरीक इंसाफ ने दिया हुआ, इसी काम के लिए दिया हुआ है। उनसे बात करें, उनसे कहना ठीक है जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप अपनी कमेटी, आप अपने लोग नॉमिनेट करें, हम अपने करते हैं। एक दिन में, कल से परसों से यानी मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, बात शुरू हो जाएंगे, और कुछ तो उसको यानी फैसिलिटी हुकूमत अपने तौर पे भी करे ना। यानी खान साहब को कम से कम आज देखें, आज ही खबर आपने भी देखी होगी कि 21 इंटरनेशनल क्रिकेट कप्तानों ने, और सारे बड़े लेजेंड्स हैं सारे उसमें, ये दूसरी मर्तबा हो रहा है इंडिया से भी दूसरी बार हुआ है। लेकिन आप देखें ना, उन्होंने अब अपडेटेड खत लिखा है, उन्होंने इसका हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाज का कहा गया, इसमें वो भी चीजें शामिल हैं, उसमें श्री गावस्कर भी और एलन बॉर्डर भी और कपिल देव भी और सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ऐसे जो जिनका नाम है पूरी दुनिया में। और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है, और क्रिकेट वर्ल्ड में तो पाकिस्तान मशहूर है ना ज़ाहिर है। तो अब ये इस तरह की बातों से कि आप उतनी भी सहूलतें नहीं दे रहे, वो भी हो रहा है। और इनके जो खान साहब के जो साबिक इनके जो साले थे, वो जो जैक लॉर्ड गोल्डस्मिथ अब वही कहलाते हैं, तो वो मैं कल देख रहा था, कोई आर्टिकल भी मैंने देखा, टाइम्स ने शायद उनका छापा, किसी रेडियो इंटरव्यू था उनका, टाइम्स लंदन ने, उसमें बहुत ही सख्त उसने वहाँ पे, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर है, वहाँ भी उसने बहुत सख्त उठाया, खत लिखा है उसने, और मुख्तलिफ अरकान को खत लिखा है कि इनको जान को खतरा है और इनको इलाज नहीं कर दिया जा रहा। और उसने बार बार उठाए हैं, सवाल उठाए हैं। तो दुनिया में लोग सवाल कर रहे हैं ऐसी बात। देखिए तिब्बी आप सहूलतें देना तो हक है ना किसी का, आप किसी को ये हम कहना दलील दुनिया के सामने नहीं दे सकते ना कि हाँ जी काम कैदी को नहीं मिल रहा। भाई आप नहीं, आपका काम है दूसरे कैदियों को भी सहूलतें दें, किसने कहना दें? मतलब खान साहब को भी सहूलतें दें, बाकियों को भी दें सहूलतें, किसने कहने ना दें? इस बुनियाद पर आप एक साबिक वज़ीर आज़म को, जो एक बड़ी अपोजिशन बड़ी पार्टी का लीडर है, उसको आप मार देंगे, महरूम कर देंगे सेहत से। भाई अगर हार्ट का मसला उनको हो रहा है या खतरा है, तो वो रूल आउट हो जाने दें ना, उन चीजों को उनको कराएं, उनको टेस्ट हो जाने दें एक अच्छे अस्पताल में, एक बहुत अच्छे अस्पताल में, जहाँ पे इतने अखराजात वो बर्दाश्त कर रहे थे। आप देखें ना, एक तरफ ये खुद ही ताने देते हैं कि जनाब ये देसी मुर्ग खा रहे हैं, फलां खा रहे हैं, तो उससे अखराजात भी खुद बर्दाश्त कर रहे हैं ना। तो जब और आम कैदियों को जो देसी मुर्ग खाने की या मटन खाने की इजाजत नहीं है ना, वो तो वो मैनुअल में जो खाना होता है वो मिलता है। तो आखिर आप एक कैदी को आखिर क्यों दे रहे हैं? वजह है तो दे रहे हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह वो बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि वजीर आजम साहब राब्ता करें, वजीर आजम साहब पीटीआई से तो राब्ता नहीं कर रहा, लेकिन पीटीआई या दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनमें बड़े राब्ते आजकल तेज हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के राब्ते भी हुए, बिलावल साहब भी गए, और उसके बाद आज भी कोई पार्लियामेंट में अपोजिशन की एक मीटिंग वगैरह है, या मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह के बयान जारी किया है वर्कर कन्वेंशन के बाद, उसको किस तरह देख रहे हैं कि क्या वाकई इस तरह का कोई मोमेंटम बन रहा है कि सारी अपोजिशन की पार्टी का कोई बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है हुकूमत के अगेंस्ट? देखिए पार्लियामेंट के अंदर तो मौलाना फजल रहमान की मूव सबसे ज्यादा दिलचस्प भी है, क्योंकि कल भी मैं एक जगह पे था तो वहाँ पे पॉलिटिकल लोग थे सारे, तो सब ये कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान के बारे में मशहूर है, जिस तरह वो पंजाबी यहाँ मुहावरा भी पंजाब में कहते हैं कि गीली मिट्टी में पैर नहीं रखते वो। यानी वो सोच समझ के मतलब आते हैं। अगर वो इतने काफी ज्यादा इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं और बड़े स्ट्रांग नजर आ रहे हैं कि जनाब अपोजिशन अलायंस बनाना है, मौलाना फजल रहमान उसमें एक्टिव है। अगरचे वो ये बात कह चुके हैं कि हम पार्लियामेंट की हद तक बनाएंगे, बाहर सड़कों में नहीं जाएंगे, तो मतलब ये बाहर के मिजाज के लिए अभी नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर अपोजिशन इकट्ठी होती है तो एक अच्छी बात है। हुकूमत के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, क्योंकि आपके पूरा एक इकट्ठी होके, मुनज़्ज़म होके, एक मौसर होके एक कार्रवाई कर सके, तो अपने लिए मसले पैदा कर रहे हैं। देखिए पीएस पार्टी के साथ भी अभी आजाद कश्मीर में जो मसाइल उन्होंने पैदा किए हैं,
वो गैर जरूरी है ना। पीएस पार्टी बाकायदा हुकूमत में शामिल ना सही, एक तरह से इत्तेहादी तो रही है ना कानून साजी में, अभी सेनेट में बिलों में भी उन्होंने सपोर्ट किया और जगहों में सपोर्ट किया, तो वो भी उन्होंने यहाँ भी बिगाड़ पैदा किया। और बिलावल भुट्टो को भी शायद अंदाजा हो रहा है माहौल का, चीजों का। अभी आप देखें ना, अभी मेरे ख्याल में शायद आप बात करेंगे सूबों के मामले में, ये भी एक खाम खाई बैठे बैठे इशू ना छिड़े गए हैं ना। तो इस पर और खबरें चीजें तो ये भी छिड़ी चल गई रही है ना कि जरदारी साहब ने शायद माइंड बनाया हुआ है। हामिद मीर साहब का दावा है कि अगर इस तरह की बात आई और मुझे इंतखाब करना पड़ा सिंध की तकसीम का या इक्तदार का, तो वो ऐवान सदर खाली कर देंगे। क्या वाकई पीपल्स पार्टी ये सब सोच रही है और सारे ओहदे छोड़ेगी? देखें, बात ये है कि आप सिंध की पॉलिटिक्स को ज़ाहिर बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत गहरी आप लोगों की नज़र है, आप लोग वहाँ बैठे हैं, हम इतना दूर बैठे हैं, हम लाहौर में बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा अंदाजा और जज्बिया भी ये है कि अगर सिंध की तकसीम के मामले में पीएस पार्टी ने कमजोर मौके इख्तियार किया तो उसकी पॉलिटिक्स उड़ जाएगी, बहुत शदीद डैमेज होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब अपनी सिंध की, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध, उनका ज़ाहिर इतने अरसे से हुकूमत भी कर रहे हैं और बहुत उनका ज़ाहिर इलाका अपना 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 घर है, अपना इलाका है, पोलिटिकल सियासी बेस है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कंप्रोमाइज करना चाहेंगे और ऐवान सदर उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपकी पॉलिटिक्स अगर खत्म हो रही हो तो मतलब वो ना भी करें, मतलब ऐसा नहीं होगा, मेरे ख्याल ऐसी नौबत नहीं होगी। पीएस पार्टी की हुकूमत हमायत को हुकूमत भी लूज नहीं करना चाहेगी और ना मुक़्तदर हल्के लूज करना चाहेंगे पीएस पार्टी को। लेकिन बहरहाल अगर सदर साहब ने इस तरह का, अगर हामिद मीर साहब ने कहा है तो कुछ इनको इशारा इन्होंने दिया होगा प्रेसिडेंट साहब को, ऐसा करना चाहिए बिल्कुल। अगर इस तरह थोपा जाए, देखें कोई भी काम करना हो, मेरी वजह जाती रहे है, चाहे नए यूनिट बनाने हो, नए सूबे बनाने, कुछ हो, मशावरत से काम शुरू करना चाहिए और एक डिबेट ओपन करनी चाहिए। इस पर डिबेट हो, पहले तो एक प्लान सामने आना चाहिए ना कि है क्या प्लान, किसी के पास क्या प्लान है और क्या उसकी फंक्शंस क्या होंगी, क्या चीजें होंगी, आम आदमी को फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उसे कैलकुलेट करना चाहिए। और ये भी देखें गुपांग साहब, हम सूबों की बहस में ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे कि सूबे उससे फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। क्योंकि आप मतलब ये जिस तरह जो दुनिया ग्रुप के मियां मेरे महमूद साहब तजवीज है और कुछ लोगों की डिवीजन के बुनियाद पर सूबे, तो डिवीजन के बाद रेवेन्यू क्या होगा? वो एक से एक डिवीजन का बहुत ही गरीब सा है, बिल्कुल उसका कुछ है, कुछ मसाइल ही नहीं है। अब सारे एनएफसी पे नजर जमा के बैठे होंगे, लोकली तो डोमेस्टिकली भी कुछ सूबों को अपनी भी बड़ा बिल्कुल आप वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि आमिर महमूद साहब कौन होते हैं इस तरह की तजवीज़ देने वाले? बड़ा सवाल है क्या उन्होंने ये मुहिम चलाई, फिर सारे टीवी चैनल इंक्लूडिंग पीटीवी वो जो है हक में प्रोग्राम हो रहे हैं वो लाइव दिखा रहे हैं, हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी तो तजवीज़ ही नहीं है, राना सनावला दूसरे कह रहे हैं ना हम गौर कर रहे हैं, तो फिर कौन चला रहा है ये मुहिम? वो जो चला रहे, अगर उनमें इतनी हिम्मत है वो तो सामने आकर बोलें कि चलो ये हमारी तजवीज़ है, हम ये कर रहे हैं। वो सामने भी तो नहीं आ रहे ना। मैं आपको बताऊं, राना सनाउल्लाह की बात बिल्कुल ठीक है। कल मैं बता रहा था ना, क्योंकि हमारे सीनियर, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनसे इजाजत नहीं ली मैंने, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो बड़े करीब हैं मुस्लिम लीग नून के भी, उनसे भी वहाँ सवाल बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई पंजाब का भी, किसी ने कहा कि पंजाब में तो नहीं इतराज होगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं इतराज होगा? उन्होंने कहा बात ये है, पंजाब की जो लीडरशिप है, मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा था उनका, उन्होंने कहा इनको पता है कि इस बारे में सिंध से पीएस पार्टी ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा जारहाना मौके लेगी तो हमारी जरूरत ही नहीं है, हमें क्या पड़ी, हम खाम कभी बुरे बने। तो वो उन्हें, लेकिन उनको भी उतनी ही परेशानी है, तकलीफ है। पंजाब में भी नहीं बनाना चाहते, तकसीम ये भी नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। तो लेकिन ये कि उनको पता है कि असल इशू बन जाना है सिंध में, तो जब तक सिंध का सॉल्व नहीं होता तो उस वक्त हम तो बैठे हैं इस वजह। तो ये राना सनाउल्लाह की तजवीज़ नहीं होगी। चले बाज़ औक़ात होता है कि आप इंटेलेक्चुअल किसी की अपनी कोई आइडिया तजवीज़ होती हैं, बाज़ औक़ात वियर्ड सी भी होती हैं, वेक भी होती हैं या अच्छी भी होती हैं, चले आप उन तजावीज़ पे बात करें, लेकिन एक डिबेट होनी चाहिए ना प्रॉपर। ये नहीं, ये हल कोई थोपा नहीं जाना चाहिए। और मैं तो एक बात हमेशा से, बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि सूबों का आपने काम शुरू करना है तो पहले उस सूबे से आगाज करें ना जिस पे इत्तफाक़ राय है। यानी साउथ पंजाब का, जनूबी पंजाब, बावलपुर जनूबी पंजाब सूबा या जनूबी पंजाब सूबा, पीएस पार्टी इस पे मुत्तफ़िक़ है। आपको जानते हैं पीएस पार्टी इस पे ये कह चुकी है, मुस्लिम नून कह चुकी, करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, और तहरीक इंसाफ भी, तीन बड़ी पार्टी है ना, और ग्रुप है, सारी पार्टियां इस पे एग्री हैं और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना हुआ है। तो भाई कहीं से आगाज, पहले एक टेस्ट, एक उसके तौर पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक तो बना के देख लो ना, देखो उससे क्या रिजल्ट आते हैं। आसान काम है सूबा बनाना, मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इतने सारे मसाइल होंगे। तो अच्छा, उसकी अच्छी बात ये जनूबी पंजाब सूबे की कि लिसानी बुनियाद पे भी नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर है। ये भी नहीं कह सकता कि क्योंकि उससे बनने से वहाँ के आबाद पंजाबी सेटलर्स को भी उतना फायदा है जितना सराइकियों का है, उर्दू स्पीकिंग लोगों का, जो वहाँ पे कम्युनिटीज, आबादियां, कौमें जो भी आबाद हैं, सबको फायदा है। तो वहां से आगाज करें। लेकिन मकसद ये है, मुझे तो लगता है कि सूबे बनाने का मकसद है, तो मतलब 18-20 सूबों की तजवीज मुझे खुद ही बड़ी अजीब गरीब लगती है। इस वक्त
आप देखें ना स्टेट गोपांग साहब, सच्ची बात है, हम इतने बुरे हालात में हैं, मीशत हमारी तबाह हुई पड़ी है, बर्बाद हुई पड़ी है। आज अगर हमसे किसी वजह से अमेरिकन नाराज हो जाए, प्रेसिडेंट ट्रम्प नाराज हो जाए, IMF हमारी गर्दन पे अंगूठा रख दे, तो हम तो मतलब जवाब दे जाएंगे ना फौरी तौर पे। इकॉनमी हमारी डिफॉल्ट होने में खड़ी होती है बिल्कुल। तो इस वक्त भाई मुल्क में स्टेबिलिटी, इकॉनमी ठीक करो। ये सूबे बाद में ठीक कर रहे ना, पहले और चीजें ठीक कर लो ना, गवर्नेंस वैसे ठीक कर लो ना। अब देखे ना इतनी बुरी हुकूमतें हैं, जहाँ पे शिकायतें हैं लोगों को। अगर ये मतलब मिसाल के तौर पे मुर्तजा वहाब साहब जिस तरह के मेयर हैं कराची के, अगर ये खुदा ना खास्ता मतलब कराची सूबे के अगर वज़ीर आला बने बैठे, तो क्या गवर्नेंस होगी कराची? यही होगी ना, जैसे आप बेड़ा करके वैसे बेड़ा गर्क होगा सर। तो आप गवर्नेंस करें, बेहतर करें, तालीम के, सेहत के अदारे बेहतर करें। हाल तो ये है कि स्टेट पीछे हटती जा रही है। पंजाब में तो पोजीशन है कि 14,000 के करीब स्कूल प्राइवेटाइज हो चुके हैं, 14,000 आउटसोर्स, 25,000 स्कूलों का प्रोजेक्ट है। खुद शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उस जमाने में उन्होंने बड़ी फख्र से, और मैं तो बड़े अफसोस से कहूंगा कि ये बात कहते हैं, शर्म आनी चाहिए, अफसोसनाक बात है कि उन्होंने कहा कि अब कोई हाई स्कूल नहीं बनेगा सूबे में, अंदाजा लगाए। और आउटसोर्स कर रहे हैं, जो हुकूमत का काम है, बुनियादी जिम्मेदारी है ना तालीम देना बच्चों को। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा बच्चे भी जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ी है तो पंजाब में आउट ऑफ स्कूल है, दूसरे नंबर पे सिंध है। भाई आप देखें, ज्यादा बनाए ना, आपका बजट खर्च करें, लोगों को आप अच्छी तरबियत, अगर नहीं तो टीचर और नए लोगों के टीचर रखें, क्वालिटी बेहतर करें। पहले होते थे, आपको याद होगा, हम अपने, मैं तो याद है मुझे, हमारे बचपन में स्कूलों में इंस्पेक्टर आया करते थे, चेकिंग होती थी, रिजल्ट्स को मॉनिटर किया जाता था, बहुत से क्राइटेरिया थे। तो ये चीज स्कूलों से सारे लोग पढ़ गए हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे साइंसदान ये उसी यहाँ पे जंग के कॉलेज से ही पढ़ के, जमींदारा कॉलेज से पढ़ के और स्कूलों से पढ़ के नोबेल इनाम लिया उन लोगों ने। और भी सारे ये साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर जो आज बड़े बड़े बाहर अमेरिका, यूरोप में बैठे हुए हैं, सारे ही गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े हुए हैं। तो आखिर हमारे पास सिस्टम था ना सारा, ये रिजल्ट दे रहा था ना, तो उसको आप बेहतर करें। अच्छा, आप तो ये हो गया, पंजाब में तो ये हो रहे तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी उसको भी आउटसोर्स कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाए, यानी जो हुकूमत के काम है वो उनसे होते नहीं है। तो नए सूबे बना के क्या करने, अपने ऐश बनाने, नहीं पता लगेगा। पंजाब में खास बात कर रहा हूँ, यहाँ 5-7 सूबों का अगर प्लान है तो पता लगेगा वहाँ 5-7 गवर्नर हाउस नए बन रहे हैं, नई सूबाई असम्बलियां बन रही हैं, और अरबों खरबों इस पे खर्च हो रहे हैं। तो भाई इस वक्त मुल्क के पहले गवर्नमेंट ठीक करो और चीजें ठीक करो, फिर नए यूनिट में भी सोच लो, इस पे मुशावरत से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। ये ना किसी को लगे कि हमें नुकसान पहुंचाने की खातिर या हमें दबाने की खातिर या हमें कमजोर करने की खातिर ऐसे किए जा रहे हैं। ये सारे भामा दूर होने चाहिए ना। फिर एक वो बात हो, एक मतलब एक जो एक मैच्योर कौम करती है ना, वो करना चाहिए मेरा ख्याल में। ठीक है खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, और खुदा करे शायद यही ऐसे ही हो कि जो भी मामलात हों, मुल्क से रिलेटेड मामलात हों, सबकी राय उसमें शामिल की जाए। लेकिन हम तो बड़ी बड़ी चीज़ें देख रहे हैं, वरा कम ॾिसूं पिया, पार्लियामेंट खां ॿाहिरि उन्हनि जा फ़ैसिला थियनि पिया था, मुल्कनि सां दिफ़ा जा मुआहिदा हुजनि, सीड़पकारी जा हुजनि, दुनिया में थींदो आहे त डिबेट थींदी आहे हुते, पर असां वटि त पार्लियामेंट खे शायदि कुझु सम्झो ई नथो वञे, त हीअ त अञा ॿी ॻाल्हि आहे। सो थियणु ईअं खपे असूलनि, जीअं खाकवानी साहब चवनि पिया। बहरहाल हिते ई नज़र सां जेको अॼु प्रोग्राम आहे पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।